गोली मारी थी। ये पीछे की तरफ दिखा देते हैं आपको। तो उस बच्ची को बाघ ने अपना निवाला बना दिया था। भाई देख रहे हो फॉरेस्ट, देख भाई यहाँ तो अभी तो बोल रहा हूँ लेपर्ड मिल सकता है ना यहाँ पे। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 11 और मैं खड़ा हूँ भाई एक खास जगह। ये खास जगह जानी जाती है एक महान शिकारी, एक महान लेखक के घर के तौर पे। भाई ये ऐसे शिकारी थे भाई जिन्होंने उन मैनीटर्स को मारा था जिन मैनीटर्स का खौफ दो देशों में था। तो उन महान लेखक का नाम है जिम कॉर्बेट। मैं खड़ा हूँ जिम कॉर्बेट साहब के म्यूज़ियम पे और ये उनका घर भी था भाई। और ये पीछे सारा जिम कॉर्बेट साहब की यूज़ की हुई चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉर्बेट साहब की पिक्स हैं शुरू से लेके, और उनकी यूज़ की भी सारी चीज़ें हैं। ये जगह पड़ेगी भाई आपको कालाडूंगी पे। आप जब नैनीताल से, कॉर्बेट से जब नैनीताल के लिए जाते हैं तो नैनीताल के लिए जब टर्न लेते हैं तो कालाडूंगी करके एक जगह पड़ती है, उसके ठीक राइट पे आपको कॉर्बेट साहब का म्यूज़ियम मिलेगा। आप आइए कभी यहाँ पे। और भाई आज की जर्नी होने वाली है बहुत जगह ज़्यादा खास। मैं एक ऐसी खास जगह जा रहा हूँ भाई जहाँ पे एक एनिमल का इतना ज़्यादा खौफ था दो देशों में भाई। वो जो जगह है वो यहाँ से पड़ती है आपका कम से कम 200 या 250 किलोमीटर दूर। भाई ये सस्पेंस है, मैं ये सब आपको जब वहाँ पे पहुँच जाऊँगा तब बताऊँगा। आपने यहाँ से लेके उस जगह तक की जर्नी को एंजॉय करना है, लास्ट तक बने रहना है भाई, मज़ा आएगा। ये सब आप लोगों के लिए चल रहा है भाई। और आज एक खास चीज़ भी हम आप लोगों के लिए लेने वाले हैं। ये चीज़ आपको वीडियो में कमेंट में बतानी क्या हमने आज लिया है। तो यारो निकलते हैं। तो यारो पहुंच गए हम हल्द्वानी। हम खड़े थे भाई कालाडूंगी पे। कालाडूंगी के बाद पड़ता है भाई हल्द्वानी, ठीक है। ये लास्ट शहर पड़ेगा आपको, इसके बाद हिल शुरू हो जाएगा। सामने आप देख रहे हैं सारे शिवालिक रेंज शुरू है। तो यारो अब पहुंच गए हैं हम काठगोदाम, और जो हमारा लास्ट रेलवे स्टेशन है वो भी यही है काठगोदाम। ये पीछे है रेलवे स्टेशन भाई। अगर आप दूर दूर स्टेट से आते हैं तो भाई लास्ट स्टेशन यहाँ पे कई जगह से ट्रेनें आती हैं, इससे ऊपर ट्रेन नहीं जाती है। तो भाई काठगोदाम क्यों इसका नाम पड़ा पता है भाई? ब्रिटिश टाइम में जो ब्रिटिशियन साल सप्लाई करते थे बाहर, यहाँ पे साल की लकड़ी का एक बहुत बड़ा गोदाम होता था। लकड़ी को हिंदी में काठ भी बोला जाता था। तो काठ का, साल का मतलब काठ का गोदाम होता था और बाहर सप्लाई होती थी यहाँ से साल, इसीलिए इस जगह को यहाँ पे काठगोदाम रेलवे स्टेशन बोला जाता है भाई। यहाँ से अब हिल शुरू हो जाएगा। युवराज भाई क्या सोच रहे हो? भाई इस जगह को, इस लेक को देख के मुझे गाना याद आ रहा है। कौन सा गाना? तालो में नैनीताल बाकी सब तलैया। नैनीताल थोड़ी है ये। अरे भाई वही तो बताना चाहते हैं, ये नैनीताल नहीं, ये है भीमताल। कई लोगों को भाई जो अदर स्टेट से आते हैं दूर दूर, उन्हें सिर्फ नैनीताल पता रहता है। और नैनीताल में इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है कि भाई टूरिस्ट जो है पूरा दिन जाम में फंसे रहते हैं। भाई आप लोग कॉर्बेट विजिट करने आते हैं, उसके बाद हिल स्टेशन आना चाहते हो जैसे नैनीताल, तो ऐसे कई सारे यहाँ पे लेक हैं, जिनमें से एक है आपके सामने भीमताल। भाई बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे आप होम स्टे वगैरह आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। भाई बहुत ज़बरदस्त जगह है। तो ये मेरा जो आज ट्रैक है उसके रास्ते में जगह पड़ी है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने यारों को भी दिखाया जाए। तो भाई निकलते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स पड़ते रहेंगे रास्ते में, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। भाई भीमताल भी एक घाटी में है, चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में ये एकदम प्लेन एरिया, फ्लैट एरिया है भाई। तो भाई भीमताल के बाद जगह पड़ेगी भवाली। भवाली से थोड़ा सा ही पहले आपने इधर को टर्न ले लेना है। तो भाई ये निकल गए हैं हम अपनी यात्रा पे। भाई यात्रा बहुत ज़्यादा लंबी है और मैं खास जगह जा रहा हूँ भाई। अब आ रहा है यारो पहाड़ वाला फील। पाइन के पेड़ शुरू हो गए हैं, देख लो भाई। जिस जगह पे पाइन दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे सारा सूखा पड़ा है। और मैं दिखाऊंगा जो हमारे उत्तराखंड का नेचुरल ट्री है, जो हमारे उत्तराखंड का स्टेट ट्री है, वो है बुरांस। वो अभी कहीं दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भाई। जहाँ जहाँ पे बुरांस होगा, जहाँ जहाँ पे देवदार होगा ना, वहाँ ये सारी देन ब्रिटिशियन की थी, पता है? इन्हें पता था इंडियंस को, ये तब पता चलेगा जब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब इतना ज़्यादा फैल चुका है पाइन का पेड़। इसे हटाने में ही गवर्नमेंट का करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू आ जाएगा। तो यारो पहुँच गए हैं कलसा नदी के ब्रिज पे। इसमें अभी जो पानी दिख रहा है स्प्रिंग वाटर है। तो यारो पहुँच गए हम धानाचूली।
ये भी बहुत खूबसूरत जगह है भाई। व्यू आप देखो, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। सीढ़ीदार खेत, पहाड़ों की एक खास बात तो है भाई, शाम के बज रहे हैं 5 और यहाँ धूप है भाई। पूरा पहाड़ वाला फील आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे रोड में आपको नमी मिल रही है। क्यों मिल रही है पता है? ये सारा एरिया है बुरांस का। बुरांस का जंगल जहाँ पे होता है वहाँ पे खुद ब खुद पानी निकलता है, स्प्रिंग वाटर। मैं काफ़ी ज़्यादा हिल पे आ गया हूँ। मैंने ट्रैवल शुरू किया था अपना 12 बजे से, भाई ये 5 बजने को है, मतलब इतना ऊपर हिल पे आ चुका हूँ मैं। नाटा डोल देवी धुरा है यहाँ से 39 किलोमीटर गुरु। तो यारो पहुंच गए हम सैर फाटक। तो यारो संध्या काल होने को है, थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी। अभी हमने 1 घंटा और ट्रैवल करना है भाई, पहुंचने वाले हैं उस जगह पे। इधर रात में ट्रैवल करना सही नहीं है, लंबा टाइम हो गया ट्रैवल करते हुए हमें। पहाड़ों का ट्रैक है। तो यारो पहुंच गए हैं हम देवीधुरा। बस यहीं पे हमने एक अपने मित्र से मिलना है जो आज हमारे यहाँ पे रात रुकने की व्यवस्था वगैरह किए हैं कि रखेंगे। अब यहाँ पे कहीं पूछते हैं कि हमने जाना कहाँ को है भाई। एकदम भाई अंधेरा हो चुका है। मुझे नहीं लगता रितेश बाबू हम पहुँच पाएंगे वहाँ तक। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 48 किलोमीटर और जाना होगा ना उस जगह पे। इतना है। वन राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वन क्षेत्र देवीधुरा। भाई देवीधुरा में भी जिम कॉर्बेट साहब ने एक टाइगर को मारा था भाई। तो यारो फाइनली पहुंच गए हम पार्टी। जिस मित्र से हमने मिलना है वो यहीं कहीं रहते हैं। वो मित्र भी हैं, भाई भी है। 6:30 बज गए हैं भाई। आगे ट्रैवल तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि रात हो गई है, पहाड़ों का रास्ता है। देखते हैं, इस मित्र को फ़ोन लगाते हैं। तो यारो पहुंच गए हम पार्टी पे जहां हमारा नाइट स्टे है। जो हमारा भाई है वो यहाँ पे जेई है, तो भाई ने हमारे लिए ब्लॉक में रुकने की व्यवस्था कराई है। हो सकता है भाई मूड के ऊपर है यारो, अभी मन करेगा ना तो वो जो मैं सस्पेंस वाली जगह बता रहा हूँ हो सकता है मैं रात को ही आपको वहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि मैं बड़ा उत्सुक हूँ वो जगह आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैं उत्सुक हूँ उस जगह के बारे में आपको बताने के लिए, क्योंकि भाई मैं उतनी दूर से ट्रैवल करके सिर्फ आप लोगों को उस जगह के बारे में बताने आया हूँ। चलते हैं अभी, देखते हैं भैया कब तक आते हैं। गुड मॉर्निंग यारो। भाई सुबह के बज रहे 7 और रात हम यहीं रुक गए थे भाई। स्टे यहीं था हमारा, छोटे सा एक होम स्टे टाइप है, अच्छा है। पर भाई क्योंकि हमने जहाँ जाना था वो अभी 30-40 किलोमीटर दूर है, तो हमने रात में ट्रैवल करना सही नहीं समझा। तो भाई व्यू देख लो बाहर का। ये जगह पड़ती पार्टी चंपावत से थोड़ा सा पीछे। भाई वो खड़ी है अपनी गाड़ी और व्यू देखो। सुबह सुबह पहाड़ों में एकदम मस्त धूप रहती है यार। पहाड़ के 3 कमांडो लेपर्ड और 2 आते हुए 2 और आ गए भाई। तो यारो निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। टाइम हो चुका है 8:30 बजे का, और भाई तुम्हारा भाई दिखाएगा तुम्हें हिमालय व्यू। सामने देखो भाई हिमालय व्यू। भाई कितनी खूबसूरत जगह है देखो। ऐसी जगह पे घर हो ना मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए। यहाँ रहने का सुकून ही कुछ और है। भाई पहुँचने वाले लोहाघाट 8 किलोमीटर। भाई प्रॉपर पहुँच गए हैं लोहाघाट। लोहाघाट से थोड़ी दूरी में हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। बहुत खूबसूरत जगह भाई, लोगों आप आना चाहिए। लोहाघाट चारों तरफ से देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। चारों तरफ देख रहे हैं आप ऊपर, सारा देवदार का फॉरेस्ट है भाई। और पानी तो यहाँ पे भाई इतना मीठा है ना, जमीन से पानी निकलता है यहाँ पे। भाई कितनी ज़बरदस्त रोड है, आगे जाके बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी पता है। और ये वाला ट्रैक से आप सीधे नेपाल भी निकल सकते हैं पता है। भाई दिल्ली 418, देहरादून 417। भाई सामने है चंपावत शहर। बस हमने वो जगह ढूंढनी है जहाँ हमने जाना है और आप लोगों को दिखाना है उस जगह को। तो यार हम पहुँच गए हैं उस जगह पे जो मैं आपको बताना चाहता था। भाई ये वो जगह है छतार पुल, जहाँ जिम कॉर्बेट साहब ने उस टाइग्रेस को मारा था पता है, जिसका इंसानों को खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई। आप बिलीव नहीं करोगे, 450 लोगों को मारा था, और ये सरकारी डाटा है। उसके द्वारा जो मिसिंग हुए थे उसका कोई काउंट नहीं, जो घायल होकर मरे थे उसके कोई काउंट नहीं था। और भाई लोकल विलेजर्स बोलते हैं
कि उसने इंडिया और नेपाल दोनों देशों में मिलके 1000 से 1200 लोगों को मारा था भाई। और ये बात बिल्कुल सच है भाई। वो टाइग्रेस इतनी खतरनाक थी ना, उसको खिताब मिला था चंपावत की राक्षसी, उसे बोला जाता था डेविल ऑफ चंपावत। टाइग्रेस इतनी खतरनाक थी ना भाई कि वो रात में कम से कम 25 से 30 किलोमीटर ट्रैवल करती थी और भाई दिन में शिकार करती थी। उसका पहला शिकार था भाई नेपाल का कोई पुलमा गांव करके। भाई उसने वहाँ पे इतनी स्पीड से लोगों को मारना शुरू किया ना कि नेपाल में उसके लिए आर्मी लगानी पड़ी। बट वो टाइग्रेस इतनी चालाक थी ना, वो आर्मी को चकमा देके शारदा नदी पार करके भारत में आ गई। भारत के उस हिस्से में जिसे आज उत्तराखंड बोला जाता है, उसे कुमाऊं भी बोला जाता है और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भाई चंपावत। तो भाई चंपावत में उसने इतनी स्पीड से लोगों को मारना शुरू किया कि लोग उसके खौफ से रात को छोड़ो दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। कई सारे शिकारी बुलाए गए, गवर्नमेंट ने उसे मारने के लिए इनाम भी रख दिया गया, पर सारे शिकारी विफल रहे। लास्ट में इन लोगों ने भाई जिम कॉर्बेट साहब के सामने प्रस्ताव रखा इस टाइग्रेस को मारने का। बट कॉर्बेट साहब ने एक शर्त रखी, मैं से एक ही शर्त पे मारूंगा, जो आपने इसके ऊपर इनाम रखा है पहले आप इस इनाम को हटाइए। इसीलिए जिम कॉर्बेट साहब मेरी नज़र में शिकारी नहीं है, उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के उस टाइग्रेस को मारने का जिम्मा उठाया था। अगली सुबह भाई तहसीलदार की मदद से चंबा घाटी पे 300 ग्रामीणों की एक टोली बनाई गई, जिसे बोला जाता था हाका डालना। भाई हाका डालना क्या होता है? इन श्रमिकों के हाथ में ढोल वगैरह कुछ ऐसे रहते थे कि ये चारों तरफ से घेरते हुए आते थे। तो सुबह जब ये प्लानिंग तय हुई तो जिम कॉर्बेट साहब अपने श्रमिकों के साथ उस जगह पे पहुंचे और हाका डालना शुरू किया। फाइनली जिम कॉर्बेट साहब को वो टाइग्रेस मिल गई। पहली गोली उसके कंधे में लगी, दूसरी गोली उसके छाती में लगी। वो टाइग्रेस इतनी उग्र स्वभाव की थी, उन्होंने कॉर्बेट साहब के ऊपर हमला किया। जिम कॉर्बेट साहब ने उससे बचने के लिए तहसीलदार की राइफल से उसको तीसरी गोली मारी, जो उसके पैर में जाके लगी थी और वो 20 फुट दूर जा गिरी थी। उस टाइग्रेस के मरने की खबर सुनते ही ग्रामीण इस तरीके से उत्साहित हो गए कि जैसे बहुत बड़ा कोई त्यौहार हो। गाँव वालों ने रातों रात मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। भाई इतनी खतरनाक टाइग्रेस भाई, जिसकी नीति लोगों को पीछा करने की नीति पता है, साइबेरियन बाघों की तरह थी भाई। पर जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ ना, तो उसमें पता चला गया कि पुराने किसी शिकारी द्वारा उसके जबड़े पे गोली लगी थी। उसके दाहिने तरफ के दोनों कैनाइन टूटे हुए थे, जिससे वो शिकार करने में असमर्थ हो रही थी। भाई शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ थी। उसकी उम्र मापी गई थी 12 साल। उसका जन्म हुआ था 1895 में और मृत्यु हुई थी 1907 में। 1907 में चंपावत के लोगों को उस टाइग्रेस के भय से भय मुक्त कराया था जिम कॉर्बेट साहब ने। तब से यहाँ के लोग हमारे कॉर्बेट साहब को भगवान की तरह भी पूजने लगे थे और गोरा साधु एक नया नाम भी उन्हें दिया था। भाई मैं यहाँ एक लोकल विलेज पे खड़ा हूँ, प्रॉपर वो पुल जहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब ने उसे गोली मारी थी, ये पीछे की तरफ दिखा देते हैं आपको। भाई इस वाले एरिया पे लास्ट उसे गोली मारी थी। बट हमें पता चला कि भैया ने यहाँ पे, मैंने नेट में सर्च किया कि एक बोट वगैरह भी था, पर फाइनली यहाँ पे कोई ऐसा बोट वगैरह नहीं, वो टूट चुका है। इसी पुल पे लास्ट गोली 1907 में उस टाइग्रेस को मारी गई थी। भैया जानते हैं कुछ उस टाइग्रेस के बारे में? आप सुना तो होगा आपने अपने। है पहले लोग बताते, इधर बोर्ड भी लगा हुआ था साइड पे, इधर ही पर को यहाँ पर पुल से जस्ट 100 मीटर की डिस्टेंस में यहाँ पर को, जहाँ से गौड़ी वाली रोड कटती है जी, प्लस चौकी को भी रास्ता है जहाँ पर को उसका आतंक वगैरह बहुत बढ़िया वहाँ पर को बोर्ड था, अब उसका कोई अस्तित्व। पर हम एक विलेज और जाएंगे, क्या बता, फुंगर गाँव ना। भाई फुंगर गाँव में अगर कोई ऐसा, चौकी में पड़ेगा चंपावत से 2 किलोमीटर। ठीक है, फुंगर गाँव में अगर कोई हमें ऐसा सीनियर सिटीजन मिले जो हमें उस टाइग्रेस के खौफ के बारे में बता पाए, तो भाई निकलते हैं उस गाँव के लिए। भाई यही वो डेस्टिनेशन था जो मैं कल से बता रहा था, सस्पेंस है। कल सुबह से हम निकले थे, रात हम पार्टी में रुक गए थे क्योंकि बहुत देर हो गई थी। अब यहाँ पे पहुँचे हैं, प्रॉपर उसी जगह में खड़ा हूँ भाई। इसका खौफ बड़ा खतरनाक था भाई। बुक पढ़िएगा द मैनीटर ऑफ कुमाऊं। निकलते हैं अब आगे। तो भाई ये ब्रिज है देखो, जहाँ कॉर्बेट साहब ने उस टाइग्रेस को लास्ट गोली मारी थी। अब निकल रहे हैं हम फुंगर गाँव की तरफ, जिस गाँव में उस बागिन का सबसे ज्यादा कहर था। कोई मिलता है अगर बुजुर्ग तो उससे उसके किस्से सुनेंगे। ले चलते हैं आपको उस गांव की तरफ। भाई हम प्रॉपर जा रहे हैं फुंगर गांव। ये बैरियल देख रहे हो आप भाई, जहाँ पे उस टाइग्रेस का सबसे ज़्यादा आतंक था। उस विलेज पे हम पहुँच चुके हैं। देखते हैं कहीं कुछ ऐसे विलेजेस मिले, कोई ऐसे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग जो उस टाइग्रेस के खौफ के बारे में हमें बता पाए। भाई देख रहे हो फॉरेस्ट, देखते हैं कितना डरावना लग रहा है। यहाँ देखते हैं गुरु जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए इस टाइग्रेस के बारे में। क्यों, एक मिनट, कुछ पूछना था। आ रहे हैं एक लेडी मिली है, उनसे पूछते हैं, क्या पता हमें कुछ बता दें। मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे, फुंगर गांव यही है ना?
हाँ दरअसल क्या है, रामनगर से आए हुए हैं। एक कॉर्बेट साहब ने एक टाइग्रेस मारी थी 1907 में, जिसे डेविल ऑफ चंपावत बोला जाता था। तो कोई लोकल ऐसा विलेजेस मिल जाती, कोई आमा जो जिनको पता होता उसके ना, समझ रहे हो ना, तो उनका थोड़ा सा 2-3 मिनट का हमने एक वो लेना था उनसे बात करते हुए एक वीडियो। ये इधर से आप ऊपर जाओगे ना, हाँ इधर जो आगे ऊपर साइड में दुकान होगी, उसके बगल वाले घर में चले जाना, वहाँ छोटी सी है। हाँ हाँ इसको छोड़ के आगे वाली दुकान में चले जाना, बता देंगे वो। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। भाई गाड़ी यहीं पे खड़ी कर देते हैं। के बारे में तो जोशी जी बताएंगे आपको। जोशी जी, हाँ, 35 वाले भुवन चंद्रमा साहब। कितने दूर है यहाँ से? उनने किताब भी बना रखी है। कितने दूर है यहाँ से? इधर ही पर 1 किलो तो है। जोशी जी हमें घर पे मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। उनका नंबर है कुछ? नंबर तो नहीं घर है। ही होगा किले में, वहीं जंगल साइड में। तो कितना दूर पड़ के किस तरफ को पड़ेगा? हाथ राइट में लेफ्ट में? सीधे रोड जाते रहो। हाँ, तो उसके बाद फिर उनसे कहना 35 गाँव कहाँ आता है। 35 गाँव। 35 गाँव, हाँ तो वो लेफ्ट साइड में है। जाते रहोगे तो यहाँ से 600-700 मीटर आगे जाके एक फील्ड आएगा बहुत बड़ा। हाँ। रोड लेफ्ट साइड में है, हाँ। बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है। हाँ। उसी के बगल से कच्ची रोड गई है। हाँ। वो कच्ची रोड खत्म होती है उनके घर के पास। पर ज्यादा इतिहास चाहिए तो वहाँ कारपेट जब आए थे मिलना यहाँ, तो वो चौड़ा में एक गाँव है। हाँ एक कोई मेरे फ्रेंड है, उनके ग्रैंडफादर को वो अपनी होती गए थे, चौड़ा- खुकरी वगैरह होती है। अच्छा अच्छा, चौड़ा गाँव में। वही वो 18 को मारा। अभी चौड़ा गाँव जैसे ये है, हाँ तो इससे नीचे नदी बहती है। हाँ हाँ गंडक नदी है। हाँ, ये गौड़ी गौड़ी कहते हैं। अच्छा, उसके ऊपर वो पत्थर के पास ही मारा था। पत्थर के पास मारा था, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमें मिलना है जोशी जी से। हाँ? जोशी जी। क्या गाँव बताया आपने? 35 गाँव। 35 गाँव जाना है। 35 जोशी जी, भुवन चंद्र जोशी। भुवन चंद। तो यार मिलाते हैं भुवन चंद जोशी जी से। आपको हमें यहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई उन्होंने तो उस पर बुक्स तक लिखी हुई है। तो मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड हो गया उनसे मिलने के लिए। तो निकलते हैं, ठीक है? ठीक है दादी, नमस्कार। ठीक। तो यारो निकलते हैं अब भुवन चंद जोशी जी के वहाँ। 35 गांव में रहते हैं वो, यहाँ से कम 1-8 किलोमीटर ऊपर है। तो भाई कुछ उनसे किस्से जानेंगे। ये 35 गांव कहाँ पे था? 35 हाँ हाँ इसी रोड में। हाँ ठीक है, थैंक यू। भाई पहाड़ों के लोग बड़े भोले होते हैं भाई। आप इनसे एड्रेस पूछोगे आपको एकदम सही बताएंगे। और एक बार भाई मैंने एक जगह शहर में एड्रेस पूछा था भाई, आज नहीं बहुत पुरानी बात है, तो गूगल मैप वगैरह हो गया, तो भाई बहुत गलत बताया था। तो यहाँ के लोग बड़े भोले हैं, सीधे साधे लोग हैं। आप रात बिरात अगर फंस भी जाओगे ना, तो आपको अपने घर ले जाएंगे, खाना वाना खिला देंगे, बढ़िया ढंग से सुला भी देंगे। अगर कुछ आपके संग घट गया, आप पे पैसे नहीं, आपको आपके घर जाने तक के पैसे दे देंगे। इतना सॉफ्ट हार्ट होता है हमारे पहाड़ के लोगों का भाई। भाई मेन रोड से ऊपर को आ गए हैं, ये नई रोड कटिंग है, देखते हैं। इसी रोड पर बताया था, इधर बोला था हमें फुटबॉल ग्राउंड है, इधर है फुटबॉल ग्राउंड। और इधर से हमने इधर जाना था। लास्ट घर उन्हीं का बताया था भाई। मिल जाए बस जोशी जी हमें घर पे। भाई लग रही है तुम्हें रोड जाने की स्थिति? गाड़ी यहाँ जा रही है, निकल जाएगी, जाती है गाड़ी, बट थोड़ा आराम से ले जानी पड़ेगी भाई। तो भाई पहुँच चुके हैं एक घर पे। मुझे नहीं लगता इससे आगे कोई घर होगा। यहाँ पे रोकते हैं अपनी गाड़ी को। मिस्टर भुवन चंद जोशी जी का घर यही वो? दरअसल हम आए हुए रामनगर से दादा। हमारा जिम कॉर्बेट का काम भी है और हमारा यूट्यूब में चैनल भी है। तो हम एक वीडियो शूट करने आए थे उस टाइग्रेस पे जिसे जिम कॉर्बेट साहब ने 1907 में मारा था। इस छपरा पुल पे ना, ये नीचे वो तो बता देते, फिर अब हम लोगों को तो इतनी तो मैं उन्हें वहीं उनसे सर्जन में, हाँ इधर मैं वहीं ले, मुझे हल्द्वानी को निकलना था, मैं वहीं वहीं ले से पूछ लेना उनसे। उनसे वहीं से पूछ लेंगे। 2 मिनट का हाँ हाँ आप बोल सकता है गुरु जी का हमको हाँ, नंबर दे दो, हम उनसे वहीं कांटेक्ट कर लेंगे ना। गुरुजी मैं आया हूँ रामनगर से। बताया किसी ने जी जोशी जी ने उस पर बुक भी लिखी है, तो ये हमें पता चला, तुम बड़े एक्साइटेड हुए आपसे मिलने के लिए। प्ले ना ठीक हो गया। ठीक है, नमस्ते। हाँ दादी, नमस्ते। ठीक है, ठीक है। बैठो चाय पियो। ना एल हिटनो के बाद ना, कोई बात नहीं। ठीक छो, ठीक छो। भाई जो सामने वाला घर दिख रहा है ना वाइट वाला, वो है पवनदीप राजन, इंडियन आइडल विनर। भाई उसका घर है, मैं वहाँ पे भी खड़ा हूँ चंपावत में। तो यारो जोशी जी को ढूंढते ढूंढते पहुँच गया हम इन तंग गलियों में पहाड़ों की। गुरुजी से पूछ लेते हैं यहाँ पे। दादी नमस्कार। दादी भुवन चंद जोशी जी का स्कूल कहाँ पे है? सर्जन प्ले स्कूल थोड़ा सा पीछे है। तो यारो फाइनली मिल चुका है हमारे भुवन चंद जोशी जी का स्कूल। तो उनसे मुलाकात करते हैं, देखते हैं कहाँ पे है। आ जाओ। और सुनाओ गुरुजी, सब बढ़िया? नमस्कार गुरुजी। हम आए हैं रामनगर से, कॉर्बेट से। मेरा नाम है युवराज पांडे
ये मेरा छोटा भाई है। हमारा व्यवसाय है कॉर्पोरेट में मतलब सफारी कराने का। अच्छा। साथ ही साथ हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं जिम कॉर्बेट द्वारा जो मैनीटर्स मारे गए थे वो कहाँ पे मतलब इन चीज़ों जगह को दिखाते हैं। थोड़ा सा एक रिकॉर्ड कर लिया जाए जो हम अपने सब्सक्राइबरों को आप अपना अनुभव बता पाए कि भाई क्या उस टाइगर्स का खौफ रहा होगा उस टाइम में। तो ये सारी चीज़ें थी, तब हम आपसे मिलने आए थे। मेरा नाम डॉक्टर भुवनचंद जोशी और मैं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हूँ और मैं सोशल फील्ड में काम करता हूँ। और जो आपने जिम कॉर्बेट द्वारा मारी गई बाघिन के बारे में पूछा, तो ऐसा कहा जाता है कि ये बंगाल की बाघिन थी। अच्छा। बंगाल टाइगर की बाघिन थी। हाँ। तो और इसने 436 लोगों को इसके पहले शिकार बना चुकी है। उसका क्षेत्र ये चंपावत जनपद में देवीधुरा हुआ, पार्टी है। और ये तो जो यहाँ पर मारा है उसके बारे में ऐसी कथानक है कि एक 16 साल की बच्ची जब चारा लकड़ी लाने के लिए गई हुई थी, फुलवा देवी नाम थी, तो फुंगर गांव से वो गई थी। हाँ। तो उस बच्ची को बाघ ने अपना निवाला बना दिया था, शिकार बना दिया था। अच्छा। जिम कॉर्बेट को कहा गया जी कि आप इसको किल करें, तो उनका मैं 2 शर्त पर बात करूंगा। हाँ। नंबर 1 तो ये आर्मी या जो भी किल करने वाले हैं उनको हटा दिया जाए। हाँ। और दूसरा जो आपने इनाम की राशि रखी है इसमें, इस इनाम की राशि को हटा दिया। तो उन्होंने जब ये शर्त रखी और दूसरी शर्त ये भी रखी कि जो आपने हंटर्स अन्य लोग रखे हैं उनको मना कर दीजिएगा। आप अगर मुझे आमंत्रित कर रहे हैं तो केवल मुझे ही इस पर सौंपिए, अन्यथा इनाम के लालच में दूसरा बाघ मारा जाएगा। बहुत और जो वो नहीं चाहते थे कि बाघ मारे जाएं, वो तो केवल लोगों की रक्षा करना चाहते थे और प्रोटेक्शन। और दूसरी बात ऐसा कहा जाता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये बताई जाती है कि जो बाघिन थी वो अटैक विशेष रूप से महिलाओं पर करती थी। महिलाओं पर अटैक करती थी, पुरुषों पर उसने अटैक नहीं किया। जितने भी अटैक थे उसके मैक्सिमम में बच्चे और महिलाओं पर। एक तो ईजी होती है, दूसरा जो हमारा वन और लकड़ी वगैरह का काम है ये हमारी महिलाओं का ही हमारे गाँव में ज़्यादा होता था। तो जिम कॉर्बेट ने ऐसा भी किया, कहते हैं कि वो कई बार धोती अपने ऊपर लपेट लेते थे महिलाओं की, ताकि बाघिन को लगे, ऐसा उसको एक धोखा दिया जा सके। और कई बार वो लकड़ियों के गट्ठर भी बांध देते थे, घास के गट्ठर बांध करके एक स्थान पर रख देते थे, और ताकि वहाँ बाघ को धोखा दिया जा सके कि हाँ यहाँ पर कोई महिला की उपस्थिति है। उनका एक वसूल ये भी था कि वो कभी भी सोए हुए जानवर को नहीं मारते। तो कहते हैं कि उन्होंने अपना हैट उछाल करके बाघिन पर डाला था, और बाघिन ने जब हैट उसके सामने आया तो उसने जंप किया, तो उस समय उन्होंने उसको शूट किया था। लेकिन ये उनकी एक महानता थी, उनकी उदारता थी कि काला ढूंगी जहाँ पर उनका मुख्य जर्नी शुरू हुई थी। तो जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी वहाँ का नाम सामने लिया, काला ढूंगी। इसको एक ट्रेल बन रहा है, अभी एक ट्रेल बन रहा है। तो ये एक हमारे पर्यटकों के लिए, आने वाले लोगों के लिए और आप जैसे लोगों के लिए जो इस पर काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। तो और जिम कॉर्बेट आयरिश होते हुए भी, विदेशी होते हुए भी हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। वो मैंने ये सुना है कि जब उन्होंने उस टाइगर्स को मारा तो उन्होंने भाई लोग भगवान की तरफ भी पूजने लगे थे, क्योंकि लंबे समय तक उस टाइगर्स का आतंक चला, आतंक जिससे 436 लोगों को मारा, जो सरकारी रिकॉर्ड। उसके बाद कहते हैं कि लोगों ने तब सब ने मिल करके हाका लगाया और प्रशासन की ओर से भी उनको मदद मिली। हमारी सिंगरौली की संधि हुई है। हाँ। उसके बाद हमारा कुमाऊं का क्षेत्र अलग हुआ है, नहीं तो ये नेपाल के अंदर ही था। अच्छा। सिंगरौली की संधि के बाद ये अलग हुआ, ये हमारे इंडिया में आया हुआ है। नहीं तो ये टनकपुर वगैरह जो क्षेत्र है ये नेपाल के उसमें था, क्योंकि उनकी पूजा जैसी होने लगी है लोगों में और बड़ा उत्साह, उनको कंधे में बिठा करके लोगों ने खूब घुमाया और इस तरह की जैसे दिवाली जल रही हो। और निश्चित ही यहाँ के लोगों के लिए वो एक दिवाली का कार्यक्रम था, क्योंकि कोई लंबे समय से जीवन अनिश्चित हो गया था यहाँ के लोगों के, कि कब बाहर निकले, कब किसी का बच्चा मर जाए, कब किसी दिन में तक नहीं निकलते महिला दिन में भी वो रोरिंग करता था। गुरुजी, मैंने एक चीज और सुनी कि ये टाइगर्स रात में ट्रैवल करती थी और शिकार दिन में करती थी। 25 से 30 किलोमीटर बोलते हैं कि ये ट्रैवल कर जाती थी। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चूका वैसे अब आजकल जो रोड डिस्टेंस है ये तो काफ़ी है, लेकिन जब शेर सीधा चलता है तो वो एयर डिस्टेंस बहुत कम होती है। जो चूका टनकपुर है वैसे 75 किलोमीटर है, अगर सीधा अगर इसके लिए रोड बन जाए तो मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर 20, और ये रेंज 25 किलोमीटर शेर के लिए कोई दूरी नहीं होती है। 10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर तो उसका रेंज ही होता। कहने का मतलब
मेरा यह है कि जो रामनगर रिजर्व कॉर्बेट टाइगर वो है, वहाँ का बाघ अभी भी यहाँ पर विचरण कर रहा है। लोगों को लगता है, लोग अदर स्टेट से आते हैं, मैं कई वीडियोस में बताता हूँ कि उत्तराखंड में इतना ही फॉरेस्ट है जितना जिम कॉर्बेट है, बट ऐसा नहीं है। उत्तराखंड का 65% एरिया भाई, और टाइगर है एक टेरिटोरियल एनिमल, एक एरिया में एक ही रहना है, तो भाई जंगल तो कम है ना, तो यहाँ पहाड़ों तक टाइगर अपनी टेरिटरी बना रहे, सर्वाइव पहले से ही करते हैं। हो सकता है कि भाई यहाँ पे कॉलर लगाने का कारण क्या हो, क्योंकि हमारे वहाँ क्या होता है, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपने देखा कि एक विलेजस लेडी को मार दिया था टाइगर ने, तो गवर्नमेंट से उन्होंने क्या बोला, भाई इसे 2 दिन के अंदर पकड़ के दे दो, क्योंकि उससे पहले 3-4 दिन पहले चुकुम एक विलेज पड़ता है, वहां पे गांव की लेडी को मार दिया था और उसे एक ही दिन में रेस्क्यू कर लिया। पर वो मैटर अलग था, टाइगर ने बछिया मारी थी, बछिया मारने के बाद वो दोबारा उसे खाने आया, उसे तब तक ट्रैंकुलाइज कर लिया। बट जो वो वाला मैटर है जिन्हें ये गांव वाले बोल रहे थे कि इसे 2 दिन में रेस्क्यू कर लो, भाई वो इतनी जल्दी मुझे लग नहीं रहा है वो टाइगर पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो लेडी जंगल के अंदर घास काटने गई थी और अभी तक ये भी पता नहीं चला पाया उसे किस बाघ ने मारा है, तो मुश्किल हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट इन एरियो में अगर टाइगर नरभक्षी हो जाए ना, तो भाई उसे आप पकड़ नहीं सकते, इसलिए गवर्नमेंट शायद वहां पे इसके गले में कॉलर डालती। मैंने पहली बार सुना कि टाइगर के गले में यहाँ पे कॉलर है, पर ठीक है अगर करती तो भाई ट्रैंकुलाइज करने में आसानी होती है। क्योंकि बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे सुनने को, हम बड़े दूर से आए आपसे मिलने के लिए, ठीक है। और अभी हमें निकलना भी है हल्द्वानी की तरफ, क्योंकि आज ही जाना है, कल से थोड़ा काम भी है हमारा, तो हम निकलते हैं गुरुजी। तो यहाँ चाय वाय की व्यवस्था भी चाय कोई नहीं, हम बिल्कुल सब फिट होके आए हैं, हम तो बस आपका आशीर्वाद लेने आए थे, तो आपको सब्सक्राइबरों को बताने आए थे, आपसे मिलाने आए थे। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा यहाँ स्कूल आया तो कुछ तो यहाँ की चॉकलेट खिलाएं बच्चों ये तो को। हमारे पहाड़ का भाई वो है कि खाली हाथ बिल्कुल जाने देते, बड़ा प्रेम करते हैं पहाड़ों के लोग। किटकैट खिलाएं आप लोग। थैंक यू सो मच। ये दे रहा हूँ उनको भी, दे रहा हूँ। देखो जी एक ही बहुत है, अच्छा, बहुत है, बहुत बढ़िया। हाँ संपादक भी मैं ही हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संपादक। हाँ बिल्कुल 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 गुरुजी, बिल्कुल धन्यवाद। ठीक है गुरुजी, पढ़ाओ, चलते हैं गुरुजी। हाँ युवराज पांडे नाम है हमारा। हाँ भाई ये देखो, जो लोग बोलते हैं भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, देख लो भाई क्या जबरदस्त काम चल रहा है, मजा आ गया। पहाड़ों की इतनी चौड़ी रोड भाई, गवर्नमेंट सब कर रही है भाई, सब कर रही है। देखो कितना मस्त ट्रैक बना हुआ है। तो यारों निकल पड़े हम घर की तरफ। अब थोड़ा मैं आराम कर रहा हूँ, गाड़ी जो है भाई चला रहा है। और भाई बाहर का मौसम देखो भाई, मौसम है एकदम मौसम जबरदस्त। तो यारों हम पहाड़ी से नीचे प्लेन में तराई में उतर आए हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं टनकपुर। भाई ये भी पूरा जंगल है, कई दफ़े वीडियोस वायरल होते हैं इस जगह पे टाइगर क्रॉस करने के। तो भाई ये वही वाला एरिया पूरा, देखो आगे पूरा फॉरेस्ट है, वही सेम जो अपने उधर है ना, साल, शीशम, सागवान, खैर, तेंदू, ये सारे। तो यारों हम पहुंच गए हैं एक झील के पास। अभी आप लोग गेस करो कि ये कौन सी झील है। तो यारों हम पहुंच गए हैं नानकमत्ता डैम पे। भाई आप कभी उत्तराखंड विजिट करने आते हैं तो भाई आप यहाँ का नज़ारा देख लो, बहुत ज़बरदस्त व्यू है भाई। तो यहाँ पे आप भाई बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, स्पीड बोट राइड भी रखी हुई है, बहुत खूबसूरत व्यू है। देखो भाई दूर दूर तक झील। ये हमारे आते हुए ट्रैक पे हमें मिला तो सोचा हमने आपको दिखाया जाए नानकमत्ता डैम। और ये जो बर्ड देख रहे हैं आप, ये बैठी है साइबेरियन बर्ड। ये विंटर में इंडिया आती है, आपने देखा होगा कई जगह पे आती है, पर यहाँ पे जो बैठी हुई है इन्हें बोलते हैं सुरखाप, हिंदी में बोला जाता है सुरखाप। तो यारों कैसा लगा व्यू, आया ना मज़ा भाई? पूछे देख लो आप, पानी 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 पानी। तो यारों हम पहुँचने वाले हैं हल्द्वानी। तो यारों पहुँच गए हम रामनगर। तो यारों पहुंच गए हम रामनगर कॉर्बेट सिटी। तो भाई वीडियो देखिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।